हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है हमारे जेएआईबी समरी सीरीज में। हमारा मॉड्यूल बी चल रहा था और मॉड्यूल बी का आज हम लोग क्लास नंबर 3 डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे क्रेडिट अप्रेजल की। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट अप्रेजल की। तो सभी दोस्त जुड़ जाइए जिससे कि हम अपने कंसेप्ट्स को पढ़ पाएं। तो जेएआईबी सीएआईबी बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट हैं, है ना, या जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। व्हाट इज क्रेडिट अप्रेजल? क्या होता है क्रेडिट अप्रेजल? तो जब हम क्रेडिट अप्रेजल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्रेडिट अप्रेजल की। तो क्रेडिट अप्रेजल एक प्रोसेस होता है फॉर क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ अ लोन रिक्वेस्ट बाय अ प्रोस्पेक्टिव बायर। यानी भविष्य में, प्रोस्पेक्टिव बायर का मतलब है फ्यूचर में जो लोन लेगा, फ्यूचर का जो बोरोवर है। क्या है दोस्तों? फ्यूचर का जो बोरोवर है, प्रोस्पेक्टिव बोरोवर है, ठीक है, बायर नहीं, बोरोवर। तो जो भी फ्यूचर का बोरोवर है, अगर वो लोन के लिए क्या करता है? रिक्वेस्ट करेगा। लोन के लिए क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। तो उसकी रिक्वेस्ट का इवैल्यूएशन, उसकी लोन रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएशन करना, क्या करना? इवैल्यूएशन करना ही क्या कहलाता है? क्रेडिट अप्रेजल। क्या कहलाता है? क्रेडिट अप्रेजल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेडिट अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, अब क्रेडिट अप्रेजल बैंक क्यों करता है? भाई बैंक के लिए दो इंपॉर्टेंट थिंग होती है। पहला, बैंक जो भी फंड लोन के तौर पे प्रोवाइड कर रहा है, क्रेडिट के तौर पे जो भी फंड प्रोवाइड कर रहा है, उस फंड की बैंक को क्या चाहिए? सेफ्टी। यानी वो पैसा ब्याज के साथ समय पर वापस आ जाए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और इसके थ्रू वो क्या, जब उसके पास पैसा आ जाएगा तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या अवेलेबल रहेगा? लिक्विडिटी, है ना। और साथ ही साथ वो क्या अर्न कर रहा होगा? प्रॉफिट। क्या कर रहा होगा? प्रॉफिट। तो तीन मेजर कंसर्न होते हैं कि बैंक जब भी क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो क्रेडिट अप्रेजल इसलिए किया जाता है कि बैंक जो भी फंड लेंड कर रहा है, लोन पर दे रहा है, उसकी सेफ्टी, बैंक के पास लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी रहे और बैंक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए। यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन इज सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ फंड। ठीक है, जो कि उसने लोन के तौर पे प्रोवाइड किया, लेंड, एंड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द क्रेडिट एक्सटेंडेड। जो भी उसने लोन के तौर पे क्रेडिट प्रोवाइड किया उस पे क्या मिलना चाहिए? उसको प्रॉफिटेबिलिटी मिलना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्रेडिट अप्रेजल का क्या है? क्रेडिट अप्रेजल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो रिस्क को क्या कर सके? मिनिमाइज कर सके, है ना। क्योंकि जब भी कोई बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करता है तो क्रेडिट में हमेशा रिस्क इनहेरेंट रहता, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट हाँ, आप क्रेडिट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आप क्रेडिट अप्रेजल करेंगे उतना आप रिस्क मिनिमाइज कर पाएंगे। तो आगे के प्रोसेस में क्या क्या है देखते हैं। देखिए, एन अप्रेजल इज अंडरटेकन फॉर इंश्योरिंग दैट अ क्रेडिट इज गुड। आप इवैल्यूएशन क्यों करते हैं क्रेडिट का, या अप्रेजल क्यों करते हैं? आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो भी आप क्रेडिटर, एज अ क्रेडिटर, जो भी लोन डेटर को या बोरोवर को प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, वो क्रेडिट आप सही जगह पे दे रहे हैं, इसको इंश्योर करना। ठीक है दोस्तों, इट मेजर्स द रिस्क इनहेरेंट इन द प्रपोजल। अगर कोई एप्लीकेंट आपके पास कोई लोन प्रपोजल लेके आया है तो उस लोन प्रपोजल में कितना रिस्क छुपा हुआ है, इसको आप मेजर कैसे कर पाएंगे? ये आप मेजर कर पाएंगे अप्रेजल के थ्रू। एंड कम्स टू द जजमेंट टू द सैंक्शन और रिजेक्ट द प्रपोजल। अब इस आधार पे आप यह निर्णय ले पाएंगे, जजमेंट कर पाएंगे कि इस लोन रिक्वेस्ट को आप क्या करेंगे? अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट करना है। तो बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन द एप्लीकेंट एंड द प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो फिर से समझ लीजिए, द मेजर्स द रिस्क inherent in the proposal and comes to judgment to sanction or reject the proposal based on the assessment of the information and the applicant and the project। तो आपने जब भी कोई एप्लीकेंट आपके पास लोन का प्रपोजल लेके आएगा तो उस प्रपोजल के साथ जो भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उस इंफॉर्मेशन का आप एनालिसिस करेंगे, है ना। साथ ही साथ आप एप्लीकेंट कौन है, एप्लीकेंट का भी आप एनालिसिस करेंगे, और प्रोजेक्ट किस प्रकार का, उस प्रोजेक्ट का भी आप क्या करेंगे? एनालिसिस। इस आधार पे आप क्या कर पाएंगे? आप जजमेंट कर पाएंगे कि आपको लोन क्या करना है? सैंक्शन करना है या क्या करना है? रिजेक्ट करना है। क्या करना है? रिजेक्ट करना है। क्योंकि हर एक प्रपोजल में क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट क्या होता है दोस्तों? रिस्क होता है। और इसी रिस्क को मेजर करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों? मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं? क्रेडिट अप्रेजल। क्या करते हैं दोस्तों? क्रेडिट अप्रेजल करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट अप्रेजल आप करते हैं। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आर द नेसेसरी चेक
आउट द फैक्ट, यानी एप्लीकेंट के द्वारा जो भी फैक्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एप्लीकेशन के साथ, उसका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक नेसेसरी प्रोसेस होता है, जिससे आप फैक्ट्स को क्या कर पाते हैं, वेरीफाइड कर पाते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज पे और फोकस करना होता है, 7 C's, 7 C's है ना। क्रेडिट के जो 7 एस्पेक्ट्स होते हैं उनको देखना होता है, जैसे क्रेडिट वर्दीनेस, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलिटरल, कंडीशन और कैश फ्लो। ठीक, तो इन 7 C's को भी आप एनालिसिस करते हैं। असेसमेंट ऑफ लोन फॉर डिफरेंट पर्पस इज डन इन डिफरेंट मैनर एज द फैक्टर अफेक्टिंग दीज डिफर इन सेवरल रिस्पेक्ट। तो जैसा आपका लोन प्रपोजल होगा, आपको उसी प्रकार उस लोन का क्या करना होगा, असेसमेंट करना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई बिजनेस एंटिटी आती है, क्या आती है, बिजनेस एंटिटी आपके पास लोन के लिए आती है, और वो वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस मांगती हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए अगर मांगेंगे फाइनेंस तो आपको अलग असेसमेंट करना होगा। फिक्स एसेट्स के लिए अगर वो आपसे फाइनेंस मांगेंगे फिक्स कैपिटल के लिए, तो आपको एसेट्स लिख देता हूं, है ना, अगर आपसे पैसा मांगेंगे तो आपको अलग असेसमेंट करना होगा। अगर कोई इंडिविजुअल आपके पास आता है लोन के लिए, भाई उसने कहा कि हमें होम लोन चाहिए, तो आपको उसको अलग तरीके से असेसमेंट करना होगा। एजुकेशन लोन होगा तो उसको अलग तरीके से। तो डिफरेंट प्रपोजल्स होते हैं, तो लोन फॉर डिफरेंट पर्पस इज डन इन डिफरेंट मैनर। तो जो अप्रेजल है या जो असेसमेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स का, वो हमें डिफरेंट तरीके से क्या करना होता है, असेसमेंट करना होता है। अब जब भी कोई लेंडर या बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, व्हाट इज क्रेडिट रिस्क एंड व्हाट इज रेटिंग। क्रेडिट रिस्क एंड रेटिंग का क्या यूज है, समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा क्रेडिट रिस्क क्या होता। तो जब भी कोई लेंडर, कोई भी लेंडर अगर किसी भी डेटर को या डेटर के या बोरोवर को, डेटर या बोरोवर को लोन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, लोन और क्रेडिट प्रोवाइड करता है, तो हर एक क्रेडिट में क्या होता है, एक रिस्क होता है। ठीक है, बैंक क्या चाहता है कि जो डेटर है वो ड्यू डेट पे, किस पे दोस्तों, ड्यू डेट पे क्या कर दे, लोन का रीपेमेंट कर दे, क्या कर दे, रीपेमेंट कर दे, ये लेंडर चाहता है। ठीक है, बशर्ते अगर कोई डेटर या कोई भी बोरोवर इस रीपेमेंट को ड्यू डेट पे नहीं करता, यानी क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है, क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है, तो इस प्रकार के रिस्क को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेडिट रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेडिट रिस्क। ठीक है, तो व्हाट इज द क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क इज डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ बोरोवर और काउंटर पार्टी डिफॉल्ट, है ना। तो वो पॉसिबिलिटी या संभावना जहां पे बोरोवर के डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसे हम क्रेडिट, या डिफॉल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं तो उसे हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अब ये डिफॉल्ट दो वजहों से हो सकता है ना। एक होता है जेन्युइन डिफॉल्ट, क्या होता है, जेन्युइन, जेन्युइन डिफॉल्ट होता है। दूसरा बिलफुल डिफॉल्ट होता है, क्या होता है दोस्तों, बिलफुल डिफॉल्ट। जेन्युइन डिफॉल्ट क्या है, मान लीजिए किसी पर्सन का बिजनेस फेलियर हो गया, है ना, तो उसे हम जेन्युइन डिफॉल्ट कहते हैं। सो डिफॉल्ट कैन अकर बिकॉज ऑफ बिजनेस फेलियर और बिकॉज ऑफ बिलफुल एक्शन। बिलफुल एक्शन का मतलब है कि देखो, जेन्युइन डिफॉल्ट का मतलब क्या है, समझिएगा, कि बोरोवर वांट टू रीपे देयर लोन बट ही इज और सी इज नॉट एबल टू रीपे। वो चाहता है लोन का रीपेमेंट करना, बट वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। वहीं बिलफुल डिफॉल्ट क्या होता है कि बोरोवर हैज अ कैपेसिटी टू रीपे देयर लोन, बोरोवर के पास कैपेसिटी है कि वो अपने लोन को रीपे कर पाए, बट ही डू नॉट वांट टू रीपेमेंट द लोन, वो नहीं चाहता कि वो लोन को रीपेमेंट करे, यानी उसे कहते हैं बिलफुल डिफॉल्ट। तो वही बात इन्होंने कही है कि लेंडर रिलाय ऑन क्रेडिट रिपोर्ट। अब ये कंडीशन ना बने, इसके लिए बैंक क्या करता है, जो भी बोरोवर लोन के लिए अप्रेजल एप्लीकेशन लेके आता है, तो उसकी वो क्या करता है, क्रेडिट रिपोर्ट। देखो, दो प्रकार के जो बोरोवर है वो आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल बोरोवर है, अगर कोई इंडिविजुअल इंडिविजुअल बोरोवर है, इंडिविजुअल बोरोवर है, तो इंडिविजुअल बोरोवर के केस में क्या होगा, वो क्रेडिट रिपोर्ट पे, क्रेडिट रिपोर्ट पे रिलाय करेगा। ठीक है, अब क्रेडिट रिपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। कौन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ठीक है, कंपनीज प्रोवाइड करेंगी बैंक को। ठीक है, डन है। और अगर मान लीजिए कोई एंटिटी आती है, कौन आता है, कोई एंटिटी, कोई एंटिटी अगर क्रेडिट के लिए आती है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो क्रेडिट रेटिंग पे, किस पे, क्रेडिट रेटिंग पे, क्रेडिट रेटिंग पे रिलाय करेगा। ठीक, और ये क्रेडिट रेटिंग कौन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग
एजेंसीज। कौन प्रोवाइड करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं क्रेडिट रेटिंग को, ठीक है। तो बैंक जब भी कोई बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करता है, क्या करता है? क्रेडिट प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए वो रिलाय करता है किस पे रिलाय करता है? रिलाय ऑन क्रेडिट रिपोर्ट और रिलाय ऑन क्रेडिट रेटिंग। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो यहां पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रेडिट रिपोर्ट जारी करने वाली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, सिर्फ 4 कंपनीज हैं जिनको आरबीआई ने क्या दिया है? अप्रूवल दिया है। क्या दिया है? अप्रूवल दिया है। और वहीं पे अगर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम जानना चाहते हैं, तो जैसे आपने नाम सुना होगा क्रिसिल, आपने इकरा का नाम सुना होगा, आपने केयर का नाम सुना होगा, ये सब आपकी क्या है? इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इंटरनेशनल में आपने सुना होगा स्टैंडर्ड एंड पुअर का नाम, आपने फिच का नाम सुना होगा, आपने मूडीज का नाम सुना होगा, ठीक है, मूडीज का नाम सुना होगा। तो ये सब है, अगर वाईएस है तो वाईएस कर लीजिएगा, जो भी है, ठीक है, डन है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या कहा है, क्रेडिट अप्रेजल में कौन कौन से प्रोसेस हैं जो बैंक फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है बोरोवर का आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। सेकंड, असेसमेंट द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, बोरोवर किस प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है उसका असेसमेंट करना। अंडर स्टैंडिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट, उसको किस प्रकार के क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है उसको समझना। ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट एक्सपोजर, और फाइनल जब हो जाएगा क्रेडिट का काम, तो वहां पे टर्म एंड कंडीशन को डिसाइड किया जाएगा। तो जब भी क्रेडिट अप्रेजल की बात की जाती है, ओनली 6 स्टेजेस आर देयर। फर्स्ट वन इज बोरोवर का आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। सेकंड वन इज कौन सा बिजनेस बोरोवर कर रहा है, ठीक है, तो असेसिंग द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। थर्ड, क्रेडिट रिक्वायरमेंट, विच टाइप ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट, है ना, बोरोवर को किस प्रकार की क्रेडिट रिक्वायरमेंट है। फोर्थ, ड्यू डिलीजेंस। फिफ्थ वन इज एप्रोप्रिएट एक्सपोजर और स्कीम, कौन सी उसके लिए होगी। फाइनल होगा टर्म एंड कंडीशन। तो ये 6 प्रोसेस होते हैं क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस के। साथ ही साथ एस्पेक्ट्स ऑफ अप्रेजल की अगर हम बात करें, तो लैंडिंग के 4 पैरामीटर्स भी होते हैं। देखो, जैसे जब आपने पढ़ा होगा, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था 6 प्रिंसिपल्स। कितने पढ़ाए थे मैंने? 6 प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, 6 प्रिंसिपल्स पढ़ाए थे, है ना। लैंडिंग के अगर आपसे लैंडिंग के प्रिंसिपल पूछे जाएंगे तो कितने प्रिंसिपल हैं? 6। लेकिन अगर आपसे पैरामीटर पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा? पैरामीटर। अगर पैरामीटर पूछा जाएगा तो टोटल 4 पैरामीटर होते। प्रिंसिपल्स कितने होते हैं दोस्तों? 6 प्रिंसिपल, है ना। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग 6, कार्डिनल पैरामीटर ऑफ लैंडिंग 4, ठीक है दोस्तों। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं पैरामीटर्स की, है ना। सो 4 कार्डिनल पैरामीटर होते हैं लैंडिंग के। कौन कौन से? पहला, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर, पहला है क्रेडिट वर्दीनेस पता करना बोरोवर की। दूसरा, कंसीडरिंग द पर्पस ऑफ द लोन, उसे किस काम के लिए लोन चाहिए है दोस्तों। थर्ड, वेरीफाइंग द कैश फ्लो एंड सोर्स ऑफ द रीपेमेंट, कैसे बोरोवर अपना लोन रीपेमेंट करेगा, उसके पास पैसा कैसे आएगा। चौथा, असेसिंग द सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी लोन को सिक्योर करने के लिए किस प्रकार की वो सिक्योरिटी लेके आया है लोन के लिए। तो ये 4 पैरामीटर होते हैं किसके? अप्रेजल के। तो प्रिंसिपल कितने होते हैं? 6, और पैरामीटर कितने होते हैं? 4, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ लोन। अब हमें लोन के असेसमेंट का मेथड भी समझना है कि किस मेथड के तहत हम लोन दे सकते हैं। तो कमर्शियल लोन इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट लोन, प्रोजेक्ट लोन होता है हमेशा ऐसा लोन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को प्रोवाइड करना होता है। रिक्वायर्ड स्पेशलाइज स्किल फॉर असेसमेंट, डिसवर्सल एंड मॉनिटरिंग। अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लोन की रिक्वेस्ट आती है, प्रोजेक्ट लोन की रिक्वेस्ट आती है, तो एक तो यहां पे क्या होता है? अमाउंट क्या होता है? लार्ज होता है। अमाउंट क्या होता है दोस्तों? लार्ज होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार के लोन को असेस करने के लिए बैंक को क्या चाहिए? एक स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए। क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए। स्पेशलाइज्ड टीम ही असेस कर पाएगी इस लोन को, ठीक है दोस्तों, डन है ना, जिसके तहत वो डिसबर्सल मॉनिटरिंग को भी एक्सेस करेंगे। तो सच लोन आर यूजुअली हैंडल्ड बाय स्पेशलाइज्ड ब्रांच। तो इन ऐसे प्रकार के जो लोन होते हैं उनको स्पेशलाइज्ड ब्रांच हैंडल करती हैं, और उसमें एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है ना, जो कि सेंट्रल और नोडल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। तो ऑन द अदर हैंड, अब दूसरे जो रिटेल लोन, जैसे होम लोन चाहिए हमें, व्हीकल लोन चाहिए हमें, है ना, या हमें कौन सा चाहिए दोस्तों, एजुकेशन लोन चाहिए। तो जो दूसरे टाइप के जो लोन होते हैं जिसमें हम रिटेल लोन की बात करते हैं, विच हैव बीन लार्जली
स्टैंडर्डाइज्ड बाय द बैंक फ्रॉम द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रांच। तो जो रिटेल लोन होते हैं वो ब्रांच एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं और नॉर्मल ब्रांचेस से इन लोन को डिसबर्स किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नाउ अगला पॉइंट क्या है, असेसमेंट ऑफ लोन फॉर डिफरेंट पर्पस इज डन इन डिफरेंट मैनर। मैंने ऑलरेडी बताया है, एज द फैक्टर अफेक्टिंग दिस डिफर इन सेवरल रिस्पेक्ट्स। जैसे अगर मान लीजिए आपको लोन चाहिए बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए चाहिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है, देखो वर्किंग कैपिटल पर्पस का मतलब है आपके जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है, वहां पे वर्किंग कैपिटल की बात आती है। जब आपको फिक्स्ड एसेट्स बाय करने होते हैं, फिक्स एसेट्स आपको बाय करने होते हैं, तो वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है। ठीक है। और वहीं पे जब लोन इंडिविजुअल की बात करें तो हाउसिंग पर्पस के लिए चाहिए, व्हीकल पर्पस के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए चाहिए, तो वो अलग अलग है। तो जिस प्रकार का आपका लोन प्रपोजल होगा उसी प्रकार उसके लोन का असेसमेंट करना होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा पार्ट। नाउ अब आ जाते हैं, सबसे पहले अगर बिजनेस एंटिटी की बात करते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट करना होता है। तो किसी भी बिजनेस को अगर हम किसी भी बिजनेस की बात करें, किसी भी बिजनेस को जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला फिक्स्ड कैपिटल, तो मैंने अभी आपको बताया फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब उसे फिक्स एसेट्स बाय करने होते हैं। क्या बाय करने होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स बाय करने होते हैं, फिक्स एसेट्स बाय करने होते हैं। दूसरा होता है उसे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब उसे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए होता है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है। तो अगर आपसे बात की जाए वर्किंग कैपिटल हमारा कैसा लोन होता है? शॉर्ट टर्म। कैसा होता है दोस्तों? शॉर्ट टर्म लोन होता है। और वहीं पे अगर हम बात करें फिक्स कैपिटल की, तो ये हमारा कैसा लोन होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। तो ये अलग अलग प्रकार के कैपिटल। अब अगर अगली क्लास की अगर हम बात करें तो अगले क्लास में हम लोग क्या समझेंगे? अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे, जहां पे हमें दो मेजर कंसेप्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे। और एक और कंसेप्ट इसके साथ छुपा होता है जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल गैप। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्किंग कैपिटल गैप। इन तीन कंसेप्ट्स को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो अब हमारा जो हमने क्या पढ़ा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, इनका डिफरेंस भी हम समझ लें पहले। तो सबसे पहले एवरी बिजनेस रिक्वायर फंड फॉर सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। किसी भी एंटरप्राइजेस को दो तरीके से फंड चाहिए, एक तो एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए, दूसरा है ना, एक फंड चाहिए, और दूसरा फंड किसके लिए चाहिए? डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। तो जब उसे सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज करना है तो यहां पे उसको क्या चाहिए होता है? फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और जब उसे डे टू डे ऑपरेशंस करना है तो यहां पे उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है दोस्तों, डन है। सो एक्विजिशन ऑफ द आइटम सच एस लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा रिक्वायर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो जब कोई भी एंटरप्राइज जब सेटअप होगी तो उसे क्या चाहिए है? ऐसे आइटम चाहिए जिससे वो एंटरप्राइज रन कर पाए। जैसे जमीन चाहिए, प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए। तो इन सब के लिए उसको जो कैपिटल चाहिए, फिक्स कैपिटल चाहिए, यानी ये लॉन्ग टर्म डेप्ट, या आप कह सकते हो टर्म लोन। टर्म लोन के थ्रू ये रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। ठीक है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स रिप्रेजेंट दैट द पार्ट ऑफ फर्म कैपिटल। इसमें इनमें जो भी पैसा निवेश किया जाता है वो फर्म का कैपिटल होता है, विच इज ब्लॉक्ड ऑन परमानेंट और फिक्स्ड बेसिस, इसीलिए इसे फिक्स कैपिटल कहा जाता है। वहीं बिजनेस ऑल्सो नीड फंड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस। बिजनेस को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और इससे वो क्या करता है? जैसे उसे रॉ मटेरियल परचेस करना है, वेजेस पेमेंट करनी है, डे टू डे एक्सपेंसेस करने हैं, तो इस प्रकार के लिए उसे कौन सी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब वर्किंग कैपिटल की बात करें तो टू मेजर कंसेप्ट हमें पढ़ने होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक, और दूसरा होता है नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक, और एक और हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल गैप। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वर्किंग कैपिटल गैप, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, इसी में, ठीक है। तो ये तीन के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और इनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किस में कवर करेंगे दोस्तों? नेक्स्ट क्लास में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम नेट वर्किंग कैपिटल को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम वर्किंग कैपिटल गैप को पढ़ेंगे, ठीक, विद न्यूमेरिकल। किसके साथ पढ़ेंगे? विद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। सो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते जाएंगे तो एक पार्ट ये भी कवर हो जाएगा। तो यदि आप ऐसे ही
JAIIB की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे JAIB महापैक के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपके ऑल 4 कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं। आपको मल्टीपल बैचेस में 15 प्लस फाउंडेशन MCQ बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक की बात करें तो आप 3999 में और 2 ईयर महापैक 5999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और फैसिलिटी आ गई है और इस फैसिलिटी का नाम है रेफर एंड अर्न। रेफर एंड अर्न, रेफर एंड अर्न के तहत आप क्या कर सकते हैं, यदि आप मान लीजिए मिस्टर ए हैं और आप बी को, किसी व्यक्ति मिस्टर बी को अगर पीडब्ल्यू का कोर्स रेफर करते हैं तो जो भी कोर्स की क्या होगी, कॉस्ट होगी, है ना, उसका 10% का डिस्काउंट इनको मिलेगा। साथ ही 10% अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाएगा, जो रेफर करेगा उनके वॉलेट में आ जाएगा दोस्तों। अब इस अमाउंट का आप यूज कर सकते हैं, या तो आप उसे यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पीडब्ल्यू के किसी भी कोर्स को यूज कर सकते हैं, कोर्स को बाय करने में उस पैसे का यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छा ऑफर है, एक अच्छा इनिशिएटिव है पीडब्ल्यू टीम की तरफ से कि रेफर एंड अर्न। आप रेफर करिए तो पहले तो आपके पास ऑप्शन होता था कि अगर आपको कुछ क्वाइंस या पॉइंट मिलते हैं तो आप उसको कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अब आपको एक एडिशनल फैसिलिटी दी गई है कि आपको जो भी अर्निंग होगी रेफरेंस से, उस पैसे को आप यूपीआई के थ्रू अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जितना ज्यादा रेफर करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते भी जाएंगे और आप अपने कोर्सेज के लिए आपका जो रेफरेंस का फायदा होगा उसको यूटिलाइज भी करते जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप JAIB फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 2.0 तो ये भी स्टार्ट हो गया, जो कि नवंबर 2025 को टारगेट कर रहा है और मात्र 1999 रुपए में आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज भी आपके लिए फाउंडेशन बैच के अवेलेबल हैं। लिस्ट प्राइस आप 799 रुपए में सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपका कोई पेपर ऐसा है, सिर्फ एक इंडिविजुअल पेपर रह गया है, तो आप इंडिविजुअल कोर्स के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से इन किताबों को बाय कर सकते हैं। इन किताबों को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन आपको उपलब्ध होता है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो हमसे शेयर कर सकते हैं। हमें तैयारी करनी है 60+ मार्क्स की, तो यदि हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग है और हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, 60+ मार्क्स आसान है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू ऑल।